वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज यूनिट सेकंड के अंदर लेक्चर 15 में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट इन बैंकिंग, कि गवर्नमेंट का बैंकिंग के सेक्टर में कब से कंट्रोल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहा। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कंट्रोलर है आपका बैंक्स का, सेंट्रल बैंक है, नेशन बैंक है, तो रोल ऑफ आरबीआई भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एज ए वर्क करता है। यदि हमने बैंक के क्लासिफिकेशन देखे हो तो उसमें एक आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन था, आपको याद हो, वहाँ कॉमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, वहाँ पे आपने सेंट्रल बैंक भी पढ़ा था। तो वहाँ से जो सेंट्रल बैंक की हम बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक का काम जो है वो कौन करता है, वो करता है आरबीआई। आरबीआई को हम क्या बोलते हैं, एज ए रेगुलेटर बोलते हैं, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर। जैसे इस बात को आप समझिएगा, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस को आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है। ऐसे बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका आरबीआई कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की। जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उससे किया गया आरबीआई का जो है डेवलपमेंट हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई जो हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम 1 जनवरी 1949 हुआ था। और आरबीआई जब का नेशनलाइजेशन हुआ उसके साथ साथ जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनी एक्ट जो था, जिसको चेंज करके बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया था। और जो आरबीआई है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय उसकी कैपिटल 5 करोड़ थी, और ये रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशंस के कारण हुआ था, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब हम देखते हैं कि आरबीआई जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहले आता है मनी और क्रेडिट जो सप्लाई है उसको मैनेज करना। फिर आता है आपका जो रुपये की इंटरनली और एक्सटर्नली वैल्यू है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करना। कभी कभी आपने देखा हो तो एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी जो आपका यूएस डॉलर है, आई नो about share market from at the age of 15-16। तो जब से मैंने जाना है तब से डॉलर की जो वैल्यू थी जो है इंडियन रुपीज़ के अंदर $1 लेस देन आपका 50 रुपीज़ था। और एट प्रेजेंट हम देखें तो वही जो है डॉलर आपका 70-80 के बीच में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें रुपये की वैल्यू को ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होने देना, इंटरनली उसको क्या करना, स्टेबिलिटी लाना उसके अंदर। बैलेंस और वेल मैनेज बैंकिंग डेवलपमेंट करना कंट्री के अंदर, कि कभी कहीं देखें आप जो ब्रांचेस बैंक की ज़्यादा मिलती हैं, कहीं ब्रांचेस कम हैं। मनी मार्केट का जो है डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर क्रेडिट का डेवलपमेंट करना कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो मिले। पब्लिक डेट्स को मैनेज करना, कि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल कोस्ट के लिए कुछ डेट्स वगैरह लेने होते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं हो पर आपका सिटीजन जो है डेट्स का अमाउंट कम से कम हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी को जो है कॉरपोरेशन में हेल्प करना, और जो आपके कैश रिज़र्व जो मेंटेन करते हैं कॉमर्शियल बैंक, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिज़र्व आपका कॉमर्शियल बैंक करना। गवर्नमेंट क्या करती है, सेटअप करती है बैंक्स को, पब्लिकेशन ऑफ डेटा करती है। आपको याद है जब हमने बैंक के जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एनबीएफसी की, तो वहाँ मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था सितंबर 2018 में, जो सिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने टाइप्स देखे थे, आपके ऑल इंडिया लेवल पर 4 थे, याद हो आपको। तो वही चीज़ें हैं, वो पब्लिकेशन ऑफ डेटा हम उसको लेते हैं जो आरबीआई जो है टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट करता है। आरबीआई के फंक्शन की बात करें, सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन। जैसा कि आपको बताएं कि जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो फंक्शन होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के समय सोचे जाते हैं। तो जब आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचा गया था तो वहाँ ट्रेडिशनल फंक्शंस को रखा गया था। जैसे इशू ऑफ करेंसी नोट्स की बात करें, कि जैसा कि आपको बताया कि जो हमारे पास जो करेंसी जो रहती है मेटेलिक, और इसके अलावा अपने पास जो नोट्स वगैरह रहते हैं, करेंसी नोट जो रहते हैं, तो वहाँ ₹1 के नोट को छोड़ के बाकी जो नोट हैं वो आरबीआई क्या है, इशू करता है। यहाँ पे आप देखें तो पहले 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का नोट था। फिर टाइम के साथ साथ आपने देखा कि जो अपने जो नोट का जो डिनोमिनेशंस था वो चेंज भी हुआ है। तो जो अपना एट प्रेजेंट चल रहा है, जैसे 2000 रुपीज़ का भी नोट है, तो उन सब चीज़ों को हमें देखना है कि कौन कौन से नोट्स जो है वो आरबीआई इशू करता है। बैंकर टू अदर
बैंक की हम बात करें तो आरबीआई अदर बैंक को कंट्रोल भी करता है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, इंडस्ट्रियल बैंक हो, एग्रीकल्चर बैंक हो, उनको हेल्प भी करता है, उनको उनको प्रॉपर गाइड भी करता है, उनको कॉमर्शियल बैंक को। तो ये सब चीज़ें आरबीआई जो है ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर रखी गई हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को यदि फंड रेज करना है तो उसमें गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है आरबीआई। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा ही था कि जो यूएस डॉलर है और इंडिया की जो आपकी करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी लाना, यूएस डॉलर और इंडियन की यदि हम कंपैरिजन करें कि एक यूएस डॉलर के बदले में इंडिया की जो इंडियन रुपीज़ है उसकी कितने यूनिट्स जाएंगी, तो उसको स्टेबल करना, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फिर क्रेडिट कंट्रोल के अंदर वो हम देखते हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं। ये हम वहाँ पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ना आरबीआई की सेंट्रल या मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे हम क्रेडिट कंट्रोल को देखेंगे। सुपरवाइजरी फंक्शंस लास्ट में हम एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सुपरविजन के अंदर क्या क्या किया जाता है। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ अभी सुपरविजन के अंदर कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं। तो सुपरविजन के अंदर आप देखें तो आता है ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक, कि बैंक को लाइसेंस आरबीआई भी देता है, उनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करता है। नॉट ओनली बैंकों पर कंट्रोल करता है, वो एनबीएफसी हैं उनकी वर्किंग को भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है। और फिर हम देखें ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे हम देखें कि यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट से जो गारंटी मिलती है डीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो 1 लाख रुपए तक की है, उसको अभी जो है बढ़ाने का भी किया है जी, ठीक है ना। अब 2021 की बात करें तो उसको बढ़ा के 5 लाख किया है। तो हम यदि देखें तो 1 लाख की जो लिमिट्स थी कि किसी बैंक के डूब जाने पर उस पर्सन को जो डिपॉजिट अमाउंट है यदि 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको 1 लाख ही मिलेगा। तो ये सब सुपरवाइजरी फंक्शंस के अंदर आरबीआई कंट्रोल करता है एनबीएफसी पर, आपकी बैंक का इंस्पेक्शन कराता है, लाइसेंस देता है बैंक्स को। अब हमने ट्रेडिशनल फंक्शन देखे, हमने सुपरवाइजरी फंक्शन देखे, अब देखते हैं हम डेवलपमेंट या प्रमोशनल फंक्शन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल है। आरबीआई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अलग अलग कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, चाहे वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू करे जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, चाहे वो अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करे। तो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम भी आरबीआई का वर्क है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जो है आपने देखा था 1975 में क्या आया था, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक था। ऐसे ही आपका नाबार्ड आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वहाँ पे उनको टाइम टू टाइम फाइनेंस अवेलेबल कराना। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री फाइनेंस की। तो इंडस्ट्री फाइनेंस की यदि हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे हम देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं आपके, जैसे आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो उसको इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी कौन अवेलेबल कराते हैं ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ हो सके, वो आरबीआई अपने जो है रिव्यू के अंदर उनको प्रोवाइड कराते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग। प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग की यदि हम बात करें तो बैंक्स के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट है वो बैंकर स्टाफ को क्या करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको पता है डे टू डे बैंक अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशंस ला रहे हैं, अपनी सर्विसेज के अंदर इनोवेशंस ला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन इनोवेशन से स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराना है तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। फिर हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा की यदि हम बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि आरबीआई पहले हर 3 महीने में क्या करता था, मॉनेटरी रिव्यू करता था, मौद्रिक समीक्षा, लेकिन अब वो जो है हर 2 महीने में की जाने लगी है। तो वो जो डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है कि क्या आपकी बैंक रेट रहेगी, क्या आपका सीआरआर रहेगा, कैश रिजर्व रेशो, क्या आपका स्टेचुरी लिक्विड रेशो रहेगा, रेपो रेट क्या रहेगी, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी, तो उसके डेटाबेस को भी आरबीआई क्या करता है, तैयार करता है और उसके बेस पर अपने रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस भी करता है। तो फिर आता है पब्लिकेशंस ऑफ द रिपोर्ट्स, कि जो भी आरबीआई ने डेटा कलेक्ट किया है उसको वो पब्लिश भी करता है, और वो जो डेटा रहता है वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमें डेटा चाहिए हम आरबीआई की वेबसाइट पर वो डेटा ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ द बैंकिंग हैबिट। जैसे कि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो है बैंक्स के साथ लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको जो फाइनेंशियल अवेयरनेस दी जा रही है बैंकिंग हैबिट्स के बारे में, कि बैंकिंग हैबिट्स जो है सेविंग के क्या फ़ायदे, इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं, आपका पावर ऑफ जो है आपका कम्युनिटी पावर क्या होती है। तो उन सब चीज़ों को यदि हम देखें
तो ये सब प्रमोशनल हैबिट्स को कौन प्रमोट कर रहा है? आरबीआई जो है अपने सेबी की हेल्प से, जो भी अपने रेगुलेटर्स हैं, आईआरडीए, इनकी हेल्प से, आपका पीएफडीआरए, पेंशन डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन सब की हेल्प से वो क्या करता है, बैंकिंग हैबिट को प्रमोट करता है। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट थ्रू रीफाइनेंस। एक्सपोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। तो वहाँ पे आरबीआई प्रमोशनल करता है किसकी, फाइनेंस हैबिट का भी करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सुपरवाइज फंक्शंस को तो पहले पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक है आरबीआई के फंक्शंस को, उसको हमने पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।